वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद कुशल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को। तो जिस तरह हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आज ये जो वीडियो है ये रहने वाली है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। चाहे एनवीएस की बात हो, डी ट्रिपल एस पी की हो, केवीएस की बात हो, यूजीसी नेट की बात हो या अदर स्टेट एग्जाम्स की बात हो। फिजिकल एजुकेशन की टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की एक अच्छी खासी वेटेज है। तो आज हम इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का भी कंटेंट जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कंटेंट की तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो टॉपिक को यहाँ से शुरू करते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर खेल प्रशिक्षण का मतलब क्या है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसका लक्ष्य ये है कि एथलीट की फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल जो उसकी कार्य क्षमता है उसको इम्प्रूव करना। अगर हम बात करें इसकी, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की एक खास बात है कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। यानी ये बिल्कुल टोटली साइंस बेस्ड है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी ये कुछ दिनों का प्रोसेस नहीं है बल्कि कुछ महीनों या फिर सालों का प्रोसेस है। जब हम आगे चलते हुए या बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर मुख्य विशेषताओं की, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये प्लान्ड है। प्लान्ड का मतलब है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब कुछ पहले से ही तय कर लिया जाता है। कि जैसे हम आप जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी समझते भी हैं कि इसके फेजेस हैं। प्रिपरेटरी फेज है, कॉम्पिटिटिव फेज है या फिर ट्रांजिशनल फेज है। तो उसमें सब कुछ प्लान्ड तरीके से है कि कौन सी ट्रेनिंग किस समय दी जाएगी, कैसे दी जाएगी और उसका क्या लक्ष्य रहेगा। सेकंड इज लॉन्ग टर्म। अभी हमने जैसे बात की थी कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है दैट इज लॉन्ग टर्म। कुछ दिनों का काम नहीं है ये महीनों का काम है और सालों का काम है। और इसका एक लॉन्ग टर्म एक गोल है कि इसको हमने यहाँ पहुंचना है। और लॉन्ग टर्म गोल से जैसे हम बात कर रहे हैं वही हमारा जो है नेक्स्ट टर्म है पर्पसफुल। इसका एक पर्पस है, एक गोल है जिसको अचीव करना है। वो गोल कुछ भी हो सकता है कि स्टेट लेवल पर हमने जो है मेडल जीतना है, वो इसका गोल हो सकता है। या फिर ओलंपिक्स के हमने लेवल तक अपनी परफॉर्मेंस को लेके जाना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। इसका काम यही है कि जो विकास है वो एथलीट का विकास हो। ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या फिर उसकी जो साइकोलॉजिकल टफनेस है वो improve। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो है कि एथलीट सेंटर्ड है। एथलीट सेंटर्ड का मतलब है कि ये सारी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो रही है, कोचेज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इन सब का एक ही काम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर कि किस तरह से एथलीट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए। तो पूरी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसका जो केंद्र बिंदु है वो एथलीट है, जिसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अब आगे चलते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये बहुत टॉपिक है और बहुत जरूरी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत जरूरी भी है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज ओवरलोड। कि ओवरलोड का प्रिंसिपल, कि ओवरलोड का प्रिंसिपल अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, ओवरलोड का मतलब ये है कि जितना एथलीट कर पा रहा है इजीली, उससे जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, अभी वो मान लीजिए आराम से दो दो राउंड जो है ग्राउंड के लगा पा रहा है और इजीली उसको लगाने में उसको समय लग रहा है 4 मिनट। तो हमने क्या करना है, ओवरलोड का मतलब क्या है कि हमने उसको उसकी एबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा पुश करना है। अगर वो 800 मीटर 4 मिनट में कर पा रहा है इजीली, तो हमने उसको कोशिश करनी है कि पौने 4 में वो 2 राउंड्स को कंप्लीट करे। ठीक है जी। तो ओवरलोड का मतलब यही है कि वो जितना इजीली कर पा रहा है काम जितने समय में, या जो काम को वो इजीली कर पा रहा है उसको थोड़ा सा हमने उसके लिए डिफिकल्ट बनाना है ताकि उसके बॉडी में जो अडेप्टेशन है वो ट्रिगर हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है विशिष्टता। यानी जिस कंपोनेंट को हमने इंप्रूव करना है उसी से डायरेक्टली रिलेटेड हमारे ट्रेनिंग मेथड्स होंगे। अगर स्पीड को इंप्रूव करना है तो स्पीड के ट्रेनिंग मेथड्स को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, ताकि स्पीड जो है इंक्रीज हो। अगर एंड्योरेंस बढ़ानी है तो एंड्योरेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट मेथड्स को ही हमें इंक्लूड करना पड़ेगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। तो जिस कंपोनेंट को या फिर जिस भी हमने फैक्टर को इंप्रूव करना है उसके बिल्कुल स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं या फिर जो मेथड्स और चीजों के हैं उनको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में,
तभी इन फैक्टर्स की इंप्रूवमेंट हो पाएगी। थर्ड इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स में उनको इंक्रीज करते रहना। जैसे अभी हमने बात की कि 2 मिनट 4 मिनट में वो 2 राउंड लगा रहा है ग्राउंड के, तो हमने क्या किया, उसको इनिशियली पौने पौने चार का किया, मतलब कि 3 मिनट 45 सेकंड में उसको अपना टाइम करना है। फिर धीरे धीरे जब वो 3 मिनट का हम देंगे, बार बार जब वो पौने 4 मिनट में कर पाएगा, तो उसके बाद हम उसको जो टाइम है उसको धीरे धीरे कम करते रहेंगे, ताकि उसकी जो बॉडी है वो एडेप्टेशन लगातार चलती रहे उसकी बॉडी में। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है विविधता। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमें डेली एक ही तरह की दाल रोटी सब्जी खाने को मिले, तो थोड़े दिनों बाद हम भी बोर हो जाते हैं। तो इसका मकसद यही है कि ट्रेनिंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए कि एथलीट का जो इंटरेस्ट है वो खत्म ना हो। एंड्योरेंस को अगर मुझे ट्रेन करना है, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम एक ही मेथड से उसकी एंड्योरेंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो होगा क्या कि थोड़े टाइम बाद एथलीट भी बोर हो जाएगा, और एथलीट की जब बोरियत आ जाएगी तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे नीचे जानी या फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वेरिएशन का मतलब है कि हमने अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग बना के ट्रेनिंग को एथलीट के साथ काम करना है, ताकि एथलीट जो है वो बोर्डम ना आए। लास्ट हमारा प्रिंसिपल है रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि हमने उसको जो बहाली जिसको बोल रहे हैं हिंदी में, कि उसको रिकवरी उसके मसल्स की और उसके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं या फिर साइकोलॉजिकल उसके जो वियर एंड टियर हो रहा है, उन चीजों को रिकवर करने के लिए हमें उसको समय देना है। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है जब हम जिम में जा रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने लेग्स लगाई हैं आज, तो ऐसा नहीं होता कि अगले दिन भी मैं लेग्स लगा रहा हूँ, उसके अगले दिन भी लेग्स लगा रहा हूँ। जब हम एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं, तो उसको दोबारा जब ट्रेन करते हैं, तो बीच में कम से कम 48 घंटे का हम गैप रखते हैं, यानी 2 दिन का गैप रखते हैं। अब ये 2 दिन का गैप रखने का मकसद क्या है? मकसद है रिकवरी, कि जिस मसल्स पर हमने स्ट्रेस डाला है, लोड डाला है, उसको रिकवर होने के लिए समय चाहिए। तो अगर हम रिकवरी टाइम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग लोड की। ट्रेनिंग लोड को अगर हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, क्या है? प्रशिक्षण भार वह कार्य है जो शरीर पर डाला जाता है ताकि अनुकूलन कर सके। अगर हम इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लें, तो ये है कि ट्रेनिंग लोड इज द अमाउंट ऑफ वर्क प्लेस्ड ऑन द बॉडी टू ट्रिगर अडेप्टेशन। तो हमारा ट्रेनिंग लोड डालने का मकसद हमें समझ आ गया कि सबसे पहला हमारा ट्रेनिंग लोड डालने का मकसद है कि अडेप्टेशन बॉडी में होनी चाहिए। अडेप्टेशन का मतलब है कि अगर हम चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमारे पास 3 एथलीट्स हैं, ठीक है जी। तीनों को हमने क्या किया? तीनों को ट्रेनिंग लोड दे दिया है। अब पहले को क्या बोला है कि आपने ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने हैं, यानी 800 मीटर आपने, आपके पास पूरा करने के लिए आपके पास है 10 मिनट। तो ये वॉक करके करेगा, तब भी 10 मिनट में 800 मीटर कवर कर लेगा। अब जो दूसरा एथलीट है, इसको बोला हमने कि तुम्हारे पास है 7 मिनट, ठीक है। राउंड ये भी दो ही लगाएगा, लेकिन इसके पास समय है 7 मिनट्स। अब जो तीसरा एथलीट है, उसको हम बोल रहे हैं कि आपके पास 2 चक्कर लगाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। तो पहले को हमने क्या किया? 10 मिनट दिए, दूसरे को 7 मिनट और तीसरे को 3 मिनट। तो अब हो क्या रहा है? तीनों का जो ट्रेनिंग लोड है वो डिफरेंट है। हालांकि उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है, लेकिन जो एथलीट वन है उसके पास बहुत सारा टाइम है, 10 मिनट बहुत होते हैं, चल के भी करेगा तब भी 800 मीटर बड़ी आसानी से पूरे कर लेगा। दूसरे को हल्की जॉगिंग करनी पड़ेगी, और तीसरा जो 3 मिनट वाला है, उसको रनिंग से ही उसका जो डिस्टेंस है वो कवर हो पाएगा। तो ट्रेनिंग लोड यही है कि अमाउंट ऑफ वर्क प्लेस्ड ऑन दी बॉडी। अब जब हम ट्रेनिंग लोड की बात करते हैं, 4 टर्म्स हैं: इंटेंसिटी, वॉल्यूम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, नेट एनवीएस हो। तो इन चारों टर्म्स को यूज करके ये अलग अलग क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे हम सबसे पहली टर्म की बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है लेवल ऑफ वर्क। लेवल ऑफ वर्क का मतलब, आपने 100 मीटर का डिस्टेंस है मान लीजिए, आपने सबसे पहले तो उसको कवर किया 12 सेकंड में, और 12 सेकंड में 100 मीटर कवर करने के लिए आपको बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल अपना मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप 12 या 13 सेकंड में कोई भी इंडिविजुअल 100 मीटर को पूरा कर पाता है। अब वही 100 मीटर को अगर मैं आपको कहूं कि आपने उसको 1 मिनट में पूरा करना है, तो आप चल के जाएंगे, तब भी 1 मिनट में 100 मीटर पूरा हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बार हमने 100 मीटर पूरी की 13 सेकंड में, और दूसरे में हम 100 मीटर को पूरा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 60 सेकंड। दोनों में डिफरेंस है इंटेंसिटी का। एक में
यानी जब हम 13 सेकंड में करेंगे, हम हमारा हर एक बॉडी पार्ट यूटिलाइज होगा और हमारा जो एफर्ट है दैट विल बी मैक्सिमम। तो इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज वेरी हाई। और जो दूसरा है जिसमें हम 1 मिनट में 100 मीटर्स को कवर कर रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी है वेरी लो। तो ये हमारा इंटेंसिटी का मोटा मोटा जो डिफरेंस है, या फिर अगर हम इसको कहें कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। दूसरी जो टर्म है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है दैट इज वॉल्यूम, जिसका मतलब है टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब है एक ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है जी, आप कोचेज हैं या आप टीचर्स हैं, आपने आज सोचा भी आज जो ट्रेनिंग सेशन है तो मैं क्या क्या कराऊंगा, बच्चों को मैं पुशअप्स के सेट लगाऊंगा, 10-10 पुशअप्स के सेट लगाएंगे, 5 सेट लगाएंगे। ऐसे ही स्क्वाट्स करवाऊंगा, 10-10 स्क्वाट्स का सेट होगा, एक 5 सेट लगवाऊंगा। और फिर आपने बोला भी मैं बर्पी जंप्स करवाऊंगा या फिर क्रंचेस लगवाऊंगा, 100 मीटर्स की मैं स्प्रिंट्स लगवाऊंगा। तो जो भी आपने ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया उसमें आप जो कुछ भी करवा रहे हैं, पुशअप्स लगवा रहे हैं, सिटअप्स लगवा रहे हैं, स्प्रिंट करवा रहे हैं, स्टैंडिंग जॉब ब्रॉड जंप करवा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, दैट इज दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द टोटल वर्क। आपने टोटल वर्क कितना करवाया एक एथलीट से, दैट इज द ट्रेनिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन तो बिल्कुल सिंपल है, जो वर्ड जो टर्म है उसी समझ आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ईच सेशन। एक सेशन का कितना टाइम पीरियड था, आपने 1 घंटे का सेशन था, आधे घंटे का सेशन था, 2 घंटे का सेशन था, दिस इज द ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक हफ्ते में कितने ट्रेनिंग सेशंस आपने रखे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ट्रेनिंग होती है और कई जगहों पर सिर्फ एक टाइम ही ट्रेनिंग होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके टोटल सेशंस कितने हैं, ट्रेनिंग सेशंस कितने हैं एक हफ्ते में। अब जब हम बात कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग लोड की, तो ट्रेनिंग लोड के ना प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड का मतलब है कि जितना एथलीट इजीली कर पा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा उसको पुश करना है, ताकि उसकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़े, और जब स्ट्रेस पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो अडेप्टेशन धीरे धीरे होती रहेगी। इसके साथ ही आप देखेंगे नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कब होगी, जब बॉडी पर स्ट्रेस डाला जाएगा, जब लोड डाला जाएगा, तब उसकी बॉडी जो है उसमें एक जो है उसका जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो डिस्टर्ब होगा। और फिर जब वो डिस्टर्ब होगा तो उसकी जो बॉडी है वो अडेप्टेशन करेगी। और जो लास्ट प्रिंसिपल है ट्रेनिंग लोड का दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आज आपने ट्रेनिंग करी और उसके बाद एक हफ्ता बैठ के आराम कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको रेगुलर ट्रेनिंग में रहना है, धीरे 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 ओवरलोड भी देना है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है। ओवरलोड देंगे तो अडेप्टेशन होगी, और ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। तो अब अडेप्टेशन का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। अडेप्टेशन क्या है, अ बॉडी ग्रेजुअली अडेप्ट्स टू लोड एंड improves इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। यानी शरीर धीरे धीरे प्रशिक्षण भार के अनुसार अनुकूल होता है, जिससे प्रदर्शन बेहतर होता है। ठीक है जी, बॉडी क्या कर रही है, लोड के अकॉर्डिंग अपने आप की एफिशिएंसी, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव कर रही है। और जब एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है। अब एक टर्म है जो जनरली एमसीक्यू में आ जाती है, वो होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस क्या है, बॉडी का स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है जी, अब हमने हमारी ट्रेनिंग जो लोड देने का मकसद यही है कि वो होम्योस्टेसिस को हमें डिस्टर्ब करना है। एक एथलीट है जिसने क्या किया, आराम से वो उसकी सब कुछ सेट चल रहा है, हमने जब उसको ट्रेनिंग लोड दिया तो हमारा मकसद ये है कि उसका जो इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। और जब हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तब जाके जो अडेप्टेशन है वो ट्रिगर हो। अब साइकिल कैसे चलता है इसका अडेप्टेशन का, सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं एथलीट को, स्ट्रेस। स्ट्रेस दिया यानी वो आराम से 2 राउंड लगा लेता था 3 मिनट में, हमने क्या किया उसको कर दिया पौने 3 मिनट में, कि आपको पौने तीन 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब जब उस पर स्ट्रेस दिया, जो हमने ट्रेनिंग लोड दिया, ट्रेनिंग लोड के बाद क्या होगा, जब वो एथलीट पौने 3 मिनट में करेगा, तो जब ट्रेनिंग खत्म कर देगा तो उसकी बॉडी जो है वो रिकवरी में करेगी, रिकवरी करेगी। अब जब रिकवरी हो जाएगी तो क्या होगी, सुपर कंपनसेशन होगी। सुपर कंपनसेशन क्या है, सुपर कंपनसेशन एक एनहांस्ड, जब उसकी बॉडी ने पौने 3 मिनट में कर लिया तो उसकी बॉडी ने अडेप्टेशन तो की, इसके साथ साथ उसने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। अब ये जो इंक्रीज एफिशिएंसी वाला जो वो है ना, जो इंक्रीज एफिशिएंसी है, दिस इज सुपर कंपनसेशन। अब सुपर कंपनसेशन के बाद क्या होगा, अगर हमने ट्रेनिंग को रोक दिया तो हो जाएगा डिक्लाइन, तो वापस बॉडी वहीं पहुंच जाएगी जैसे पहले थी। तो ये साइकिल है, स्ट्रेस,
स्ट्रेस के बाद है रिकवरी, रिकवरी के बाद है सुपर कंपनसेशन, और सुपर कंपनसेशन के बाद अगर हम ट्रेनिंग को रोक देते हैं या फिर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हो जाएगी डिक्लाइन। अब जब ट्रेनिंग लोड की बात आती है, उसके साथ ही बात आती है ओवरलोड की। ओवरलोड का मतलब है कि हमने एथलीट को इतनी ट्रेनिंग दे दी जिसको वो एक तरह से सहन नहीं कर पाया। सहन अगर हम उसको देखें हिंदी में क्या क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, जब शरीर को सामान्य सीमा से अधिक कार्य किया, एक बार जब शरीर की सामान्य सीमा से अधिक कार्य किया जाता है तो उसे अधिभार कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ओवरलोड अकर्स व्हेन ट्रेनिंग एक्सीड्स बॉडीज कैपेसिटी। अब हमने क्या किया, एक एथलीट 2 राउंड लगाता था 3 मिनट में, उसको हमने 2:45 में दिया तो दैट इज ट्रेनिंग लोड। हम उसको बोल रहे हैं तो 2 मिनट में कर, ठीक है जी। और एथलीट ने चलते हैं, मान लेते हैं जैसे तैसे करते 1 मिनट जो है वो कर लिया। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा मुश्किल है, जो एथलीट अडेप्टेशन जिसकी प्रैक्टिस है 3 मिनट, वो एकदम से 2 मिनट में कर दे, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसने जैसे तैसे कर दिया। अब ये जो ओवरलोड है वो क्या है, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको लोड दे दिया हमने। तो अब होगा क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हमने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा दे दिया। उसके सिम्टम्स है फटीग, वो बिल्कुल थक गया, इरिटेशन होगी, जो परफॉर्मेंस है उसकी वो गिरने शुरू हो जाएगी। और इसके कॉजेज क्या हैं, एक्सेस हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके कारण क्या है कि हम उसको जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सेसिव ट्रेनिंग। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिकवरी। रिकवरी उसको दे नहीं रहे, ट्रेनिंग सेशन रखे पड़े हैं और उसको रिकवरी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और कॉजेज दूसरी तीसरी है कि भाई पुअर टेक्निक। टेक्निक, जिस टेक्निक से वो परफॉर्म कर रहा है दैट इज रॉन्ग टेक्निक, ठीक है जी। टेक्निक जब गलत होगी तो ऑब्वियसली जो गलत मसल्स पर इफेक्ट जाएगा, गलत मसल्स पर जब ओवर ट्रेनिंग होगी गलत टेक्निक की गलत तरीके से तो इंजरी होगी। तो उसको अगर हमने सही करना है, ओवरलोडिंग को सही करने के तरीके क्या हैं, सबसे पहला है प्रॉपर रेस्ट। रिकवरी का हमें समय देना है, ट्रेनिंग वेरिएशन देनी है। ट्रेनिंग वेरिएशन का मतलब ट्रेनिंग की जो मेथड्स है उनको भी वेरी करना है, और अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उन पर हमें काम करना है। एक ये नहीं कि एक बार में ही हम 2 महीने सिर्फ एंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है उस जो पूरी गेम है मान लेते हैं, उसकी डिमांड्स हैं, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो जब हम एक हफ्ते का माइक्रो साइकिल बना रहे हैं तो उसमें एक दिन हो सकता है भी हम स्ट्रेंथ पर फोकस करें, एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करें। तो जब हम ट्रेनिंग वेरिएशन की बात करते हैं हमें सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना है। ये नहीं कि एक ही चीज पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते से फोकस कर रहे हैं और उससे होगा क्या, फटीग हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी और इंजरी हो जाएगी। थर्ड इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूट्रिशन। बहुत से जो एथलीट्स हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग पर ही फोकस करते हैं और न्यूट्रिशन को कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। और लास्ट है हमारा साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन। मेंटली भी जो एथलीट्स हैं वो कई बार फटीग हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन की हमारी बहुत सारी स्किल्स हैं, चाहे वो मेडिटेशन है, स्पोर्ट्स मसाज है, या फिर हम बात करें रिलैक्सेशन के लिए हम कर सकते हैं रोलिंग, फोम रोलिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन भी करनी बहुत ज़रूरी है ओवरलोड को मैनेज करने के लिए। आगे चलते हुए हम अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस की। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सबसे पहले बात हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ का मतलब है किसी कार्य को बल के साथ करने की क्षमता, शक्ति कहलाती है। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दैट इज स्ट्रेंथ। मान लीजिए मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, जब मैंने उसको पुश किया, फोर्स लगाई, दैट इज स्ट्रेंथ। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ कितनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितने टाइप्स की हमारी स्ट्रेंथ है। सबसे पहली है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसको एग्जांपल से हम स्टडी करेंगे। चार हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ। देखिए करके हम इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है 1 आर, आपने एक रेपिटिशन में कितना फोर्स आप लगा सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अगर इसको हम एग्जांपल से लें कि हम पावर लिफ्टिंग जैसे गेम है, उसमें आपने एक ही बार जो है बारबेल को या फिर जो भी वेट है उसको ओवरकम करना है, उठाना है। जितना वेट आपने उठाया दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आपने 60 किलो उठाया, 80 किलो उठाया, 2 किलो उठाया, 100 किलो उठाया, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आपने बार बार नहीं करना, सिर्फ एक रेपिटेशन मैक्सिमम करना है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है दैट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या है
कि एक ही एक्टिविटी को आपको बार-बार करना है। जैसे पुशअप्स, 50 पुशअप्स, 100 पुशअप्स, है ना जी? तो ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है कि आप कितनी बार सेम एक्टिविटी को कर सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। थर्ड इज़ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है आपने रेजिस्टेंस को तो ओवरकम करना ही है, लेकिन विद स्पीड करना है। विद स्पीड का मतलब है, ये मान लीजिए आपका जंप बॉक्स है, ठीक है जी? और उसकी हाइट है आपकी ऑलमोस्ट आपके वेस्ट के बराबर, कमर के बराबर। तो आपको जब जंप बॉक्स के ऊपर लैंड करना है जंप करके, तो सिर्फ स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा। आपको फोर्सफुली एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी। जो ग्राउंड है उसको एकदम से पुश करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ग्राउंड आपको पुश करेगा और आप ऊपर की तरफ जंप कर पाओगे और लैंड कर पाओगे बॉक्स के ऊपर। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। जैसे स्पीड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो हमने सेकंड एंड्योरेंस की टाइप, स्ट्रेंथ की टाइप यूज की है, उसका मतलब है स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। लास्ट जो हमारी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू योर बॉडी वेट। कि भाई एक जो एथलीट है, ठीक है, उसका वेट है 100 केजी, और दूसरा एथलीट जो उसी की सेम हाइट का है, उसका जो है वेट है 60 केजी मान लेते हैं। तो इसमें जो पुलअप्स लगा रहे हैं, है ना जी, 100 किलो वाला एथलीट भी पुलअप्स लगा रहा है, 60 किलो वाला भी पुलअप लगा रहा है, तो दोनों की जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज हो रही है, और वो रिलेटिव इन रिलेशन टू देयर बॉडी वेट। तो ये हमारा चार टाइप्स की हमारी स्ट्रेंथ है। अब जब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या-क्या हैं जिन पर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी होगी या आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सबसे पहला है मसल का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा है कि आपका जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो कैसा है। थर्ड इज़ मोटिवेशन। कई बार तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो हम अच्छे से फोर्स लगा पाते हैं, और जब मोटिवेशन कम होता है, तो हमारी जो फोर्स एप्लीकेशन है, वो कम हो जाती है। और जो लास्ट है, वो डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कितनी करते हैं, आप कितना ट्रेन उस मसल को आपने ट्रेन किया है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। तो जब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, कि किन मेथड से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला है वेट ट्रेनिंग, बड़े कॉमन है। सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग सभी मुझे लगता है समझते हैं। सर्किट में क्या है, एक पूरा सर्किट है, यानी उसमें अलग अलग स्टेशन है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पुशअप्स है, यहाँ पर पुलअप्स है, यहाँ पर स्क्वाट्स है, यहाँ पर बर्पी जंप्स है, यहाँ पर क्रंचेस है ना जी, और यहाँ पर मान लेते हैं हम कि हाई नी एक्शन है, यहाँ पर बट किक्स हैं। तो ये पूरा एक राउंड क्या बन गया है, एक सर्किट बन गया है। तो एथलीट को क्या करना है, स्टेशन 1 से स्टेशन 1 पे जाना है, थोड़ा सा बीच में रेस्ट है, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5। और जो हमने बात की ना, पुलअप्स पुशअप्स, ये एक एक स्टेशन पर है। तो ये पूरा सर्किट एक जब पूरा कंप्लीट कब होगा, जब वापिस ये पुशअप्स पे पहुंच जाएगा, स्टेशन 1 पर पहुंच जाएगा। तो ये सर्किट ट्रेनिंग हमारी। रेजिस्टेंस बैंड्स, सभी को पता है, थेरा बैंड है या फिर दूसरे हमारे जो रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं, उनसे भी हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। प्लायोमेट्रिक्स, प्लायोमेट्रिक्स बहुत इफेक्टिव है स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट के लिए। और प्लायोमेट्रिक्स का मतलब क्या है, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज हैं यूजिंग स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल ऑफ मसल्स। प्लायोमेट्रिक्स में जितनी भी जंपिंग एक्सरसाइज आ गई, वो सब प्लायोमेट्रिक्स में आती हैं। हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, बॉक्स जंप वाले, कि ये बॉक्स है, दैट इज जिसकी जो हाइट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ योर वेस्ट हाइट। जितनी आपकी कमर है जमीन से, उतनी ही उस बॉक्स की हाइट है। अब आपको उस बॉक्स पर जंप करके लैंड करना है। तो इसमें क्या होगी, एक्सप्लोसिव आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यूज होगी। अब इस तरह की ट्रेनिंग को बोला जाता है प्लायोमेट्रिक्स। इसमें कंसेप्ट क्या यूज होता है, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। अब हमें पता है कि जब हम जंप करते हैं, तो हमारे जो क्वाड्रिसेप्स हैं, जो फ्रंट ऑफ द थाई के मसल्स हैं, वो यूज होते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उनको, जब हम नीचे बेंड कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल जब मैं स्क्वाट पोजीशन में नीचे जा रहा हूं, तो मैं अपने क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ। यस। जब आप जंप करने के लिए, क्या जब आप जंप करो क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, नीचे जाओगे, फिर एकदम से एक्सप्लोसिवली अपने लेग्स को सीधा करोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप नीचे गए तो आपके क्वाड्रिसेप्स जो है वो स्ट्रेच हुए। और जैसे ही आपने पुश किया ग्राउंड को, पुश करने के लिए आपने क्या करना पड़ा आपको, अपने जो क्वाड्रिसेप्स हैं उनको शॉर्टन करना पड़ा, यानी छोटा करना पड़ा, है ना जी। तो ये एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या है, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज यूजिंग स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल ऑफ मसल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस क्या है, थकान के विरुद्ध विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को सहन शक्ति कहते हैं। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी अगेंस्ट फटीग फॉर द लॉन्ग टाइम। आप थक गए हो, लेकिन थकने के बाद भी जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज एंड्योरेंस।
अब एंड्योरेंस के टाइप्स क्या हैं? जनरल और स्पेसिफिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जनरल स्पेसिफिक मतलब रिलेटेड टू किसी एक्टिविटीज रिलेटेड। अब मान लीजिए लिखना है, आप लगातार 1 घंटा 2 घंटा लिख पा रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस मतलब रिलेटेड टू योर राइटिंग। और जनरल एंड्योरेंस का मतलब है कि हम जनरल जो हमारे काम है, चाहे वो वॉकिंग है या हमें दूसरा काम करना है, दैट इज रिलेटेड टू बॉडी, इज जनरल एंड्योरेंस। फिर है स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक डायनेमिक एंड्योरेंस क्या है, ये अब आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि स्टैटिक डायनेमिक एंड्योरेंस में क्या डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स, क्या डिफेंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी एंड्योरेंस अच्छी होगी या नहीं। या हम कहें कि किस किन कारकों पर ये किन किन कारकों पर ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सहन शक्ति है वो ज्यादा होगी या कम होगी। सबसे पहला तो है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, आपका हार्ट यानी आपका दिल और आपकी लंग्स। ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जितना आपका बढ़िया होगा उतनी ज्यादा आपकी अपनी आपकी एंड्योरेंस होगी। नेक्स्ट इज एनर्जी सिस्टम्स। एनर्जी सिस्टम मतलब एटीपीपीसी, जहाँ से एनर्जी मिल रही है हमें। या फिर अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स या फोस्फोजन सिस्टम, इन सिस्टम्स पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एंड्योरेंस जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये सिस्टम्स ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल स्टेमिना, कि आपका जो मेंटल रेजिलियंस है वो कितनी है जब आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, अगर हमें अपनी एंड्योरेंस को इंक्रीज करना है, किन किन ट्रेनिंग मेथड से कर सकते हैं? टेम्पोरेंस, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, रनिंग, यानी ये जो पहला से दिया है दैट इज कंटिन्यूअस रनिंग। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हम इसको बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में क्या है कि बीच में कोई गैप नहीं है, 30 मिनट्स आप जॉगिंग कर रहे हो, दैट इज कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग क्या है कि आप 200 मीटर की जो है स्ट्राइड्स लगा रहे हैं, बीच में आपके पास गैप है 1 1.5 2 मिनट का, जिसे इंटरवल ट्रेनिंग। टेम्पोरेंस क्या है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आप मान लीजिए आप 30 मिनट में आप 5 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, है ना जी। तो आप उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है उसी स्पीड से एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके आप रनिंग करेंगे, दैट इज टेम्पोरेंस। फार्टलेक ट्रेनिंग क्या है? फार्टलेक एक स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। फार्टलेक ट्रेनिंग में क्या होता है, अलग अलग तरह का बीच में ही कोर्स है, यानी आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना मान लीजिए, उसमें हिल रन भी है, ठीक है, आप उसमें हिल से नीचे भी उतर रहे हैं, बीच में सैंड भी है, ठीक है, बीच में कर्व भी है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी है, उसके बाद बीच में क्या है, पानी भी है। तो ये फाटलक ट्रेनिंग का मतलब में क्या है कि एक कोर्स बना हुआ है, एक पूरा जो है एक ट्रैक बना हुआ है, उसमें आप बीच में जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा हो रही है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज फाटलक ट्रेनिंग, स्पीड प्ले। स्पीड कम ज्यादा, इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है। अब बात करते हैं गति की यानी स्पीड की। स्पीड का मतलब है स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट इन मिनिमम टाइम। एक मूवमेंट आपने परफॉर्म करनी है मिनिमम टाइम में, न्यूनतम समय में कार्य करने की क्षमता गति है। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है? रिएक्शन स्पीड। रिएक्शन स्पीड मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। आप 100 मीटर के स्टार्ट बैठे हो, वहां से क्लैपर ने किया स्टार्ट, चाहे वो उसने क्लैपर किया, गन फायर हुआ, उस गन फायर को सुनने के बाद वो जो गन फायर है दैट इज स्टिमुलस, वो स्टिमुलस है। और जो आपने पहली मूवमेंट की दैट इज रिएक्शन। तो उस स्टिमुलस और रिएक्शन में कितना टाइम आपने वेस्ट किया दैट इज, या फिर आपने कितना टाइम लिया दैट इज योर रिएक्शन टाइम, रिएक्शन स्पीड भी कह सकते हैं इसको। मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, कि आप 1 सेकंड में कितनी बार, अगर हम उसको गए मूवमेंट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि आप 0 टू अपनी जो टॉप स्पीड है उस पर कितना टाइम आपने लिया, आपकी जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड है वो क्या है। आप 5 सेकंड में टॉप स्पीड पहुंचे, 6 सेकंड में पहुंचे, 7 सेकंड में पहुंचे, दैट इज एक्सेलरेशन। मैक्सिमम स्पीड, कि आपकी जो टॉप स्पीड है वो क्या है, हर एक इंडिविजुअल की टॉप स्पीड अलग अलग है ना जी। तो आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। उसके बाद है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस का मतलब मैक्सिमम स्पीड पे तो पहुंच गए आप, अब उस मैक्सिमम स्पीड को आप कितनी देर के लिए आप मेंटेन कर सकते हो, दैट इज स्पीड एंड्योरेंस। तो स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करेगा कि आप तेज रनर हो या नहीं हो? सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, कि आपका नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, हम सभी को पता है नर्वस सिस्टम का काम है सिग्नल्स ट्रांसफर करना। कमांड जो हमारा ब्रेन दे रहा है उसको बॉडी पार्ट्स जो है मस्कुलर सिस्टम को वो ट्रांसफर करता है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स का काम है नर्वस सिस्टम का। तो जितना बढ़िया आपका नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर होगा उतना ही बढ़िया आपकी स्पीड होगी। नेक्स्ट इज मसल पावर। मसल पावर मतलब मसल में स्ट्रेंथ और पावर, जहां वर्ड आ गया पावर का मतलब ये है जो एक्सप्लोसिव, जहां भी पावर का मतलब उसका मतलब है स्पीड पर प्लस स्ट्रेंथ। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ से यानी अगर हम बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की तो यहाँ सिर्फ बात होती है सिर्फ स्ट्रेंथ की, लेकिन जब वर्ड आ गया पावर,
पावर का मतलब है स्ट्रेंथ तो लगानी है, लेकिन स्पीड के साथ लगानी है। तो दिस इज मसल पावर। और लास्ट है कोऑर्डिनेशन। अब मसल पावर के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो ट्विच मसल्स हैं, चाहे वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं या स्लो ट्विच मसल फाइबर हैं, इन पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी होगी। जिन एथलीट्स में फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होते हैं, वो जो स्पीडी एथलीट्स होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। जिनके जिन एथलीट्स के अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होते हैं, उनमें एंड्योरेंस कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जिसके ऊपर डिपेंड करती है स्पीड, वो है कोऑर्डिनेशन। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपका हैंड्स और लेग्स का कोऑर्डिनेशन, तो ये बहुत मैटर करता है जब हम स्पीड की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ स्पीड की क्या मेथड्स हैं, अगर हमें स्पीड डेवलप करनी है तो हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंटिंग ड्रिल्स, रिएक्शन ड्रिल्स भी कर सकते हैं, है ना। 20 मीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, और आपको स्टार्ट दिया जाएगा, आपने फटाफट जो है स्टार्ट लेना है। रिएक्शन ड्रिल्स होगी, स्प्रिंटिंग ड्रिल्स होगी। स्प्रिंटिंग ड्रिल्स में हम डिस्टेंस बिल्कुल कम रखते हैं, 30 मीटर्स 40 मीटर्स, और हमें अपनी स्प्रिंट की स्पीड को इंक्रीज करना है। उसके बाद है रेजिस्टेंस स्प्रिंट। रेजिस्टेंस स्प्रिंट्स का क्या है मतलब है, अब हम सभी देख ही रहे हैं कि इंडिया में भी वो चीज आ गया है कि पीछे जो है वेट बांधा जाता है जो ड्रैग करता है ना। और उस वेट को ड्रैग करते हुए एथलीट्स जो है रनिंग करते हैं। तो रेजिस्टेंस है, वो अपना नो बॉडी वेट तो उन्होंने उठा ही रखा है, उसके साथ साथ एडिशनल वेट है जो वो कैरी करके लगा रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ओवर स्पीड ट्रेनिंग। ओवर स्पीड ट्रेनिंग कैसे होगी, जितनी आपकी स्पीड है उससे और ज्यादा स्पीड इंक्रीज करनी है। और ये होगा कैसे, आप अगर डाउन हिल रनिंग कर रहे हैं तो जो डाउन हिल है वही आपका असिस्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके हाथ और पैर जो है फटाफट फटाफट मूव करेंगे और आपकी ये जो है ओवर स्पीड ट्रेनिंग की आपको आदत लगेगी। नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल फिटनेस की जो कंपोनेंट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जोड़ों की अधिकतम गति सीमा में गति करने की क्षमता लचीलापन है। और अगर इंग्लिश में बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जॉइंट्स में कितना रेंज ऑफ मोशन है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं बात करूं कि एक स्टूडेंट है जो फुल स्प्लिट कर लेता है, दोनों लेग्स को स्प्लिट कर लेता है ना जी, तो वो उसकी हिप जॉइंट की क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि किस रेंज तक, कि भैया आप 120 डिग्री कर सकते हो, 140 डिग्री कर सकते हो, या बिल्कुल 180 डिग्री अपने लेग्स को खोल सकते हो। ये जो डिग्री है, दिस इज रेंज ऑफ मोशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स, जॉइंट्स को थ्रू अ रेंज ऑफ फुल रेंज ऑफ मोशन। तो हिप जॉइंट की बात होगी, अगर शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी है तो शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी के क्या टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब खुद से कर रहे हो तो एक्टिव, अगर आपकी कोई और फ्लेक्सिबिलिटी करवा रहा है, स्ट्रेचिंग करवा रहा है, आपके जो पार्टनर है या कोच हैं या जो है, हाँ, दूसरे कोई इंडिविजुअल है, दैट इज पैसिव स्ट्रेचिंग। उसके बाद है स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक मतलब आप मान लीजिए क्या कि आपने दीवार को पुश कर रहे हैं और आप नीचे हील्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, दैट इज स्टैटिक। उसमें आप सिर्फ एक पोजीशन में हैं, जो देखने वाला उसको कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। और दूसरा जो है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, मान लीजिए आप साइडवर्ड ट्विस्टिंग कर रहे हैं, है ना जी, दिस इज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैटिक और डायनेमिक में अगर हम मोटा मोटा डिफरेंस करें, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं, सिर्फ टर्म्स को अगर हम डिस्कस करें, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक मतलब जो चीज स्टेशनरी है, जहां पर आपको किसी तरह की भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। और डायनेमिक का मतलब है जहां पर मूवमेंट आपको दिख रही है, कुछ हिलजुल आपको नजर आ रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है जॉइंट स्ट्रक्चर, कि वो जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे ये हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, ये बड़ी इजीली मूव करता है, लेकिन हर डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, वो कि वो हर दिशा में मूव नहीं कर सकता। तो एक तो ये फैक्टर है कि जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा है मसल इलास्टिसिटी। ठीक है जी, मसल इलास्टिसिटी यानी मांसपेशियों का लचीलापन। किसी एथलीट की जो मसल इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और किसी की कम होगी, तो जिसकी इलास्टिसिटी या फिर लचीलापन ज्यादा होगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। हम देखते हैं कि जब हम रनिंग कर ली, हमने हमने खेल लिए, कोई स्पोर्ट खेल लिया, स्पोर्ट्स खेलने के बाद जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हम अच्छे से फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर पाते हैं। उसका रीजन यही है कि खेलने के बाद हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, मसल्स का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। यही अगर हम बिल्कुल ठंडी बॉडी में करें, विदाउट वार्म अप करें, तो हम जो है इतनी अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। और उल्टा जब हम ठंडी बॉडी में करते हैं, यानी विदाउट वार्म अप करते हैं,
तो इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी भी एथलीट को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो किस किस तरह से स्ट्रेच अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। सबसे पहला है वो कह रहे हैं स्ट्रेचिंग योगा। अगर हम कुछ टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो उसमें आता है स्टैटिक और डायनेमिक की, स्टैटिक डायनेमिक और पीएनएफ स्ट्रेचिंग। तो इसमें हालांकि लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग योगा पीएनएफ, ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम बिल्कुल टेक्निकल बात करें, मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी आर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड पीएनएफ टेक्निक्स। स्टैटिक और डायनेमिक तो हम ऊपर समझ चुके हैं कि क्या है। तीसरा, और जो सबसे इफेक्टिव भी है और सबसे नया भी है, वो है पीएनएफ स्ट्रेचिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। अब इसका मतलब क्या है या फिर इसको किस तरह से करना है, ये हम एक बार देख लेते हैं। कि एक एथलीट है, ठीक है, जिसको करने का तरीका क्या है कि एक एथलीट है, उसको हमने लिटा दिया। अब मैं उसका पार्टनर हूं, जो मैं उसको स्ट्रेचिंग करवा रहा हूं। मैंने क्या किया, वो नीचे लेटा हुआ है पीठ के बल, उसकी एक लेग को मैंने ऊपर उठाया, ठीक है जी। तो जब मैं एक लेग को उसको ऊपर उठा रहा हूँ, उसकी जो कमर और हिप है वो ग्राउंड के साथ टच है, दूसरी जो लेग है वो भी ग्राउंड के साथ टच है। तो ऑब्वियसली आप भी सभी जो है अच्छे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हम हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। जिस लेग को मैंने उठाया है उसकी मैं हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि मैं उसकी लेग को, दोनों जो टांगे हैं वो सीधी रहेंगी, घुटने यानी मुड़ेंगे नहीं किसी भी टांग के। तो मैंने क्या किया, एक टांग पर दूसरी जो नीचे टांग है उस पर पैर रख लिया ताकि उसकी मूवमेंट ना हो, और ऊपर वाली लेग को मैं ऊपर 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 स्ट्रेच कर रहा हूँ जहां तक वो लेके जा सकता है। तो जहां भी उसको लगता है कि हाँ बस इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। उस पोजीशन में उसने 10 सेकेंड होल्ड किया। अब शुरू होता है पीएनएफ का खेल। अब जब वो 10 सेकंड होल्ड करेगा, 10 सेकंड होल्ड करने के बाद मैं उससे बोलूंगा कि तुमने मुझे पुश करना है, यानी जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर रहे थे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करनी है। तो वो क्या कोशिश करेगा, वो मेरी तरफ धकेलेगा अपनी टांग को, लेकिन मैं उसकी टांग को नीचे जाने नहीं दूंगा, ठीक है जी। वो ऐसे ही मेरी तरफ फोर्स लगाएगा, यानी जिस तरफ हम स्ट्रेच कर रहे थे उसकी ऑपोजिट साइड वो फोर्स लगाएगा, यानी अपनी टांग को नीचे डालने की कोशिश करेगा। अब वो ऐसा 10 से 15 सेकंड करेगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसको कहूंगा कि आप अब फोर्स लगानी बंद करो। और जब मैं उसके बाद उसकी लेग को पुश करूंगा, तो उसकी जो लेग है और ज्यादा आगे तक जाएगी। तो 10 सेकंड हम उसको और होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से वो फोर्स लगाएगा मेरे अगेंस्ट, यानी जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा 10 से 15 सेकंड। और उसके बाद फिर मैं उसको बोलूंगा स्टॉप करो आप फोर्स लगाना, और मैं उसको और आगे लेके जाऊंगा। अब ये जो आगे-आगे उसकी लेग जा रही है, पहले जब मैंने उसको स्ट्रेच किया वो सिर्फ यहाँ तक गई, ठीक है जी। उसके बाद मैंने उसको बोला फोर्स लगाओ, फोर्स जब उसने लगानी बंद की और मैंने स्ट्रेच किया और आगे गई। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन की वजह से। अब इसके कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी पीएनएफ की बात होती है, इसमें दो चीजें रोल प्ले करती हैं। एक है गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स और दूसरा है मसल स्पिंडल्स। अब इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझने की कोशिश करें, जब भी हम अपनी मसल को स्ट्रेच करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या है, मसल स्पिंडल्स हैं। उनका काम ये है कि कहीं ओवर स्ट्रेच ना हो जाए मसल। तो जैसे ही मसल को हम किसी को स्ट्रेच करना शुरू करते हैं और स्ट्रेच के आसपास वो पहुंचती है, तो वो मसल स्पिंडल एकदम से जो है ना वो कंट्रैक्शन कर देते हैं कि इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने और स्ट्रेच होने दिया तो क्या होगा, उनको जो मसल है वो टीयर होने का चांस है। तो मसल स्पिंडल का काम है कि जैसे ही स्ट्रेच बढ़े, उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन, वो मसल को टाइट कर देगा जिससे जो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जो वो है और जो है स्ट्रेच ना हो पाए। अब इसका एक दूसरा ऑर्गन है जो है जीटीओ, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। इसका काम है मसल स्पिंडल का उल्टा। जीटीओ क्या करती है, जब भी किसी मसल में टाइटनेस होती है, ये उसको रिलैक्स कर देता है। क्योंकि अगर टाइटनेस ज्यादा होगी तब भी वो इंजरी हो सकती है टाइटनेस की वजह से। तो जीटीओ काम करती है कि जब भी मसल में, किसी भी मसल में टेंशन बहुत ज्यादा है, तो उस टेंशन को कम कर देती है और मसल को रिलैक्स कर देती है। तो हमने दो चीजें सीख ली कि भी दो, हमारे मसल्स के अंदर दो चीजें हैं। एक है मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल क्या करती है, जैसे स्ट्रेच कोई चीज हो रही होती है उसको वो टाइट कर देती है, बिल्कुल टेंस कर देती है ताकि मसल टीयर ना हो जाए। और जो जीटीओ है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, ये जब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है किसी मसल में, उसको रिलैक्स कर देती है। अब जब हम प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी पीएनएफ स्ट्रेचिंग करते हैं, तो अब हम दोबारा से याद करने की कोशिश करेंगे मैंने क्या किया।
अपने जो पार्टनर थे उसकी लेग को स्ट्रेच किया। जब एक पॉइंट तक उसकी लेग पहुंची तो वहां पर एक्टिवेट हो गए मसल स्पिंडल। अब मसल स्पिंडल ने क्या किया, मसल्स को टाइट कर दिया, हमने उसी पोजीशन में होल्ड किया। अब मैंने अपने पार्टनर को बोला कि आपको मेरी तरफ पुश करना है। जब वो मेरी तरफ पुश कर रहा है तो मसल है टेंस। तो जैसे ही वो पुश करना शुरू करता है, मसल स्पिंडल जो है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो जीटीओ है वो क्या करता है, मसल को कर देता है रिलैक्स, क्योंकि वो देखता है कि मसल में यार टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो ये पहले से स्ट्रेच थे, अब ये फोर्सफुल लगा रहा है, तो टेंशन को वो कम करता है। जब वो टेंशन को कम करता है तो ऑटोमेटिकली मसल रिलैक्स हो जाता है, हम उसको और आगे ले जाते हैं। जैसे ही और आगे लेके जाते हैं, मसल स्पिंडल उसको रोक देता है, टाइट कर देता है। हम उसको बोलते हैं होल्ड कर, होल्ड कर। उसके बाद हम उसको बोलते हैं भाई आप फोर्स लगाओ मेरे अगेंस्ट। जैसे वो फोर्स लगानी शुरू करता है तो जीटीओ एक्टिव हो जाते हैं, और जब जीटीओ एक्टिव होते हैं तो मसल को रिलैक्स करते हैं, जिससे हम और आगे अपनी जो मसल है उसको स्ट्रेच कर पाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का। हालांकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमने लगा दिया, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको अप्लाई कर पाए अपनी ट्रेनिंग में तो ये बहुत, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको अपने पार्टनर के साथ जरूर ट्राई करें। क्योंकि जब मैंने इसे किया तो अपने आप में ये बड़ी अमेजिंग चीज है कि जब हम एक चीज तो हम सुन रहे हैं, और जब हम इसको जब खुद करते हैं तो ये एक इट इज काइंड ऑफ मैजिकल थिंग। मतलब मैजिक लगता है कि कैसे इससे ज्यादा मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ले गया। चलिए आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की बात करते हैं। इसका मतलब है विभिन्न अंगों और इंद्रियों की क्रियाओं का समुचित तालमेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है, तालमेल, है ना जी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर द एबिलिटीज टू हार्मोनाइज बॉडी पार्ट्स एंड सेंसेस। बॉडी पार्ट्स का आपस में तालमेल, और सेंसेस चाहे वो आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज हैं। अब जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके टाइप्स। हम यहाँ से किया हमने नेक्स्ट पेज। इसके टाइप्स हैं बैलेंस, रिएक्शन, रिदम, स्पेशल ओरिएंटेशन और डिफरेंशिएशन। बैलेंस का मतलब है बॉडी वेट को बैलेंस करना। रिएक्शन, रिएक्शन तो हम कर ही चुके हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस यानी आपको कमांड मिली फायर, गन फायर, और आपने कितनी देर में भागना शुरू किया, दैट इज योर रिस्पॉन्स। तो ये रिएक्शन हो गया। रिदम का मतलब है या तो म्यूजिक के साथ अपनी बॉडी के साथ तालमेल, जैसे डांसर्स होते हैं उनका रिदम कितना अच्छा होता है, दैट इज रिदम। स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब है कि बॉडी, आपके आपके जो पार्ट्स हैं, आपको उसकी कितनी है कि आपने हाथ बढ़ाया, मान लीजिए वहां से बॉल आ रही है, आपने हाथ बढ़ाया और आपने बॉल को पकड़ लिया पूरा, है ना जी। दैट इज योर स्पेशल ओरिएंटेशन, कि आपको आइडिया है कि मेरा हाथ यहाँ है और वो किस डिस्टेंस पर चीजों को पकड़ सकता है ना। और मैं जंप कर रहा हूँ तो मैं इस बॉल को किस टाइम पर जंप करूँ कि वो मैं उसको पकड़ लूँ, या हेडर मार दूं फुटबॉल में, या हैंडबॉल में कैच कर लूँ, बास्केटबॉल में कैच कर लूँ जंप मार के। दिस इज स्पेशल ओरिएंटेशन। आपके आसपास जो स्पेस है उसकी आपको कितनी सेंस है कि कितना मैं कितनी दूर जंप करूंगा जिससे मैं बॉल को डाइव करूंगा जिससे मैं बॉल को कैच कर सकूं। तो दिस इज स्पेशल ओरिएंटेशन। और उसके बाद है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप अपनी जो फोर्स है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। कि अगर मैंने अपने जो एथलीट पास, जो फुटबॉलर पास है उसको पास देनी है तो अपनी फोर्स को कम लगाना है, और जब लंबी दूर शॉट मारना है तो मेरे को अपनी फोर्स को ज्यादा लगाना है। तो ये डिफरेंशिएशन है कि मैं अपनी जो फोर्स है उसको कैसे कम ज्यादा कर रहा हूँ। अब हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रहे हैं अपनी जो इस वीडियो है। इसमें अब नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेक्निक और स्किल। टेक्निक का मतलब है कि किसी भी चीज को परफॉर्म करने का करेक्ट मेथड जो है दैट इज टेक्निक। ठीक है जी। हम बात करते हैं फ्रॉसबेरी टेक्निक की। फॉसबरी टेक्निक जो हाई जंप में होती है उसमें एक टेक्निक है कि आपको अगर फॉसबरी मेथड टेक्निक से हाई जंप लगानी है तो आपको इस तरह से अपना पीठ को जो है वो बार की तरफ लेके जाना है, आर्क बनाना है, फिर पहले आपकी अपर बॉडी क्रॉस करेगी, फिर लोअर बॉडी क्रॉस करेगी। तो ये क्या है, टेक्निक इज द करेक्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। और स्किल का क्या मतलब है, जब आपने उसी टेक्निक को कंपटीशन सेटिंग्स में अप्लाई कर दिया तो वो स्किल है। जैसे अगर हम बात करें फुटबॉलर्स की, तो हम सब प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग स्किल टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं। भी मैं इसको ड्रिबलिंग की टेक्निक ये है, ऐसे प्रैक्टिस किया, ऐसे प्रैक्टिस किया, ऐसे प्रैक्टिस किया। तो जब आप उसको टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, दैट इज टेक्निक। लेकिन जब आपने उस टेक्निक को मैच में अप्लाई कर दिया, आप बॉल, आप स्ट्राइकर हैं और आपके सामने डिफेंडर है, आपने उस टेक्निक को लगाया और अपने जो स्ट्राइक डिफेंडर है उसको बीट कर दिया और बॉल को आगे लेके चले गए, तो दैट इज स्किल। तो ये डिफरेंस है स्किल और टेक्निक में। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके स्टेजेस भी हैं। हम वैसे साइकोलॉजी, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, कॉग्निटिव फेस, एसोसिएटिव फेस, एटोनोमस, ऑटोनोमस। तो इसमें क्या है, ये स्टेजेस हैं। जब भी हम कोई चीज को सीखते हैं सबसे पहले हम उस स्किल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर स्कूटर चलाना सीखना है ना, ये एक स्किल है ना। ये एक वो है हमारे पास लर्निंग, हमें सीखना है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या है कि पहले मैंने समझा
कि स्कूटर चलाना कैसे है। फिर उसके बाद मैं स्कूटर पे बैठ गया, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गियर डाल रहा हूँ, है ना, या फिर स्कूटी में रेस दे रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, बैलेंस दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेफ्ट राइट कट मार रहा हूँ, दिस इज एसोसिएटिव। और जब मैं सीख गया, परफेक्ट हो गया, दिस इज ऑटोनोमस। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के यूनिट में। और टेक्निक में जो टेक्निक या स्किल की जब हम बात करें तो उसके ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग सबसे पहले एनालाइज किया जाता है, फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं, करेक्ट करते हैं अपनी स्किल्स को। जब हम करेक्ट करते हैं तो अपनी जो जो गलतियां उसको कम 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 करते रहते हैं, और अपनी जो रिपीट थ्रू ड्रिल्स ड्रिल्स होते हैं हमारी बहुत सारी, उनके थ्रू हम उनको बार बार रिपीट करते हैं, जिससे हम परफेक्ट होते रहते हैं। उसके बाद हमारा है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, और टैक्टिक्स है शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट ड्यूरिंग कंपटीशन। यानी अब हम मान लेते हैं, क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि इंडिया और इंग्लैंड का मान लीजिए टेस्ट मैच की सीरीज हो रही है। तो इंडिया जिन्हें जो सीरीज से पहले या फिर मैच से पहले जो जो चीजें प्लान की कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये दिस इज स्ट्रेटेजी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम इस तरह से ये काम को करेंगे, ये बैट्समैन के अगेंस्ट हम इस बॉलर को लगाएंगे, ये इसकी ये कमियां हैं, हम इसको बॉल यहाँ डालेंगे, है ना जी, इस बॉलर को हम ऐसे फेस करेंगे। तो ये हम जो जो प्लान कर रहे हैं, दिस इज स्ट्रेटेजी। लेकिन मैच सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म हमने एडजस्टमेंट की, जो हमने युक्ति लगाई, जिसको टैक्टिक्स को हिंदी में बोल रहे हैं युक्ति, वो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी कि ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपने कुछ अपनी टैक्टिक लगाई, तो उस टैक्टिक को हम बोलेंगे, उस उसको हम बोलेंगे टैक्टिक। जो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग कंपटीशन, उसको हम बोलेंगे टैक्टिक। अब बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग जो वर्ड है ये अपने आप में ही अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें खुद समझ आ रहा है कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली। सिस्टम है, सिस्टमेटिकली हमने ट्रेनिंग को प्लान करना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस प्लानिंग की, देखिए वैसे तो प्लानिंग के बारे में हम हर जगह सुन रहे हैं कि प्लानिंग ये है, प्लानिंग वो है, लेकिन अगर हम स्टडीज में भी लगाएं, अगर आपने कोई एग्जाम भी क्रैक करना है, तो उसमें भी प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका एक तो टाइम बचा, जहां तो आपको दिन में 4 या 5 घंटे लगने थे, आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप कम टाइम में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपका टाइम सेव हुआ। ठीक है जी, आपका टाइम सेव होने का मतलब आपके कई साल सेव हुए। आपका मान लीजिए एग्जाम केवीएस का इस बार निकला, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, आपकी जो प्रिपरेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई, आपका इस बार क्लियर नहीं हुआ। आप अगली बार केवीएस का एग्जाम निकलेगा, तब आप उसको क्लियर करोगे, तो आपके 1 2 3 साल जितना भी गैप है, वो आपके साल बच गए। अगर टाइम इन प्लानिंग की बात करें तो आपके टाइम जो है वो सेव हो गया। अब प्लानिंग से क्या है, गोल सेटिंग भी प्रॉपर हो रही है। आप गोल सेट कर पा रहे हैं कि मेरा गोल क्या है। आप अपने स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि मेरी सब्जेक्ट में, मेरा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेरी अच्छी है, मेरे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है किन्जोलॉजी और बायो का इसमें वीक हूँ। तो आप गोल अपना जो गोल सेट करेंगे कि मेरे को इसमें इतने मार्क्स लेने हैं, इसमें इतने मार्क्स लेने हैं, इस पे मेरे को थोड़ा सा और काम करना है। और तीसरा जो प्लानिंग का काम है वो है, जो इंपॉर्टेंस है वो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। आप अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में, प्लान्ड वे में अपनी तरीके, कोई भी अपनी, चाहे कोई स्पोर्ट की प्रिपरेशन है, चाहे वो एग्जाम की प्रिपरेशन है, अगर वो करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो आगे आगे हम चलते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स क्या हैं ये प्लानिंग की? लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मिड टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। तो ड्यूरेशन के हिसाब से है ये, इनकी जो टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन की। पीरियडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान भी है। पीरियडाइजेशन का मतलब है कि जो ट्रेनिंग है उसको हमने अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया। प्रशिक्षण को विभिन्न अवधियों में बांटने की प्रक्रिया कालचक्र है, यानी पीरियडाइजेशन है। अब 3 पीरियड्स हैं हमारे पास: प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। ठीक है जी, ये हमारे 3 फेजेस हैं। प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा? बेस बिल्डिंग होगी, बेस पर काम किया जाएगा, और ये होगा 4 से 5 महीने का, अगर हम एक साल को देखें। उसके बाद हमारा होगा, सॉरी, जो प्रिपरेटरी फेज होगा वो होगा 5 से 6 महीने का, जिसमें बेस डेवलप किया जाएगा, आपकी जो स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको सीखा जाएगा, आपकी एंड्योरेंस पे काम किया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ पे काम किया जाएगा। उसके बाद है कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसी में ही कंपटीशन हो रहा है ना जी, आपका जो मैच होगा वो इसी में होगा। तो कंपटीशन फेज में क्या होगा? एक तो बिल्डअप कॉम्पिटिशन होंगे। बिल्डअप कॉम्पिटिशन कौन से होते हैं? कंपटीशन से पहले जो छोटे मोटे कॉम्पिटिशन होते हैं, दैट इज कंपटीशन फेज। इसमें इंटेंसिटी हाई रहेगी बट वॉल्यूम कम रहेगी, और इसमें मेन कंपटीशन भी होगा। प्रिपरेटरी फेज जो हमारा पहले था, उसमें क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है और इंटेंसिटी कम है।
लेकिन कंपटीशन फेज में क्या है, वॉल्यूम कम है, इंटेंसिटी ज्यादा है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हिट जो आजकल बड़ी कॉमन है, वो कंपटीशन में फेज में होगी। उसके बाद जब कंपटीशन हो गया, जब कंपटीशन खत्म हो गया, तो उसके बाद होगा ट्रांजिशन फेज। तो ये होता है 1 से 2 महीने का। इसमें क्या होता है, एक्टिव रिकवरी। कोई, आप अपनी गेम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप दूसरी गेम की क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हो, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, आपकी जो मसल्स हैं, आपका जो माइंड है, उसको रिकवरी मिल सके। तो प्रिपरेटरी फेज है 5 से 6 महीने का, कंपटीशन फेज है 4 से 5 महीने का, और हमारा जो ट्रांजिशन फेज है वो है 1 से 2 महीने का। अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन, सिंगल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियडाइजेशन और ट्रिपल पीरियडाइजेशन, यानी एक ईयर में अगर तो आपका एक मेन कंपटीशन, दैट इज सिंगल पीरियडाइजेशन। एक 1 ईयर में, 1 एनुअल कैलेंडर में अगर आपका एक कंपटीशन फेज आता है, दैट इज सिंगल पीरियडाइजेशन। अगर दो कंपटीशन फेज हैं, दैट इज डबल पीरियडाइजेशन। और अगर तीन कंपटीशन फेज आते हैं तो ट्रिपल पीरियडाइजेशन। आगे बात आती है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो खिलाड़ी, अगर हम इसको हिंदी में, संभावित खिलाड़ियों की खोज और मूल्यांकन। आपने एक टीम बनानी है स्पोर्ट्स की, मान लीजिए आप स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर हैं और आपने फुटबॉल की टीम बनानी है। अब आप सबको अगर ट्रेनिंग देने लग जाओगे, जितने बच्चे हैं उस एज कैटेगरी में, चाहे अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, उन सबको ट्रेनिंग देने लगे, तो फिर तो आप नहीं एक अच्छी टीम बना पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, टैलेंट आइडेंटिफाई करना है कि आपको देखना है कि इन 100 में से कौन वो 15 20 25 बच्चे हैं जो फुटबॉल में वाकई में, जो स्कूल के लिए भी अच्छा मेडल लेके आ सकते हैं और जो है अच्छे लेवल पर भी खुद जा सकते हैं। तो टैलेंट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ही टैलेंट आइडेंटिफिकेशन माना, आइडेंटिफिकेशन है कि आपने उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखना है कि हाइट किसकी किसकी अच्छी है, किसकी स्पीड अच्छी है, यानी जो भी गेम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। कौन का है जो उसका मेंटल सेटअप भी वैसा है कि जो ऐसा नहीं कि भी हार गए तो आराम से साइड में कोने में बैठ गया और रो रहा है। तो आपने उसका वो भी देखना है। तो सब कुछ हम क्या कर रहे हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, फाइंडिंग एंड नर्चरिंग फ्यूचर एथलीट्स। आप देख पा रहे हो, अभी से देख पा रहे हो कि इस एथलीट में ये पोटेंशियल है और ये आगे जाके कुछ कमाल कर सकता है। तो ये जो पहचान करना है, इसी को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहा है कि आपने अभी, चाहे मूल्यांकन करके आप चाहे उनके टेस्ट लो, चाहे आपने क्या किया, उनकी जो हमारे आफ्टर टेस्ट हैं वो स्किल टेस्ट लिए, उससे देख लिया, या फिर आपने उसको क्या बोलते हैं, उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्वेशन, आपका खुद का एक्सपीरियंस इतना है कि आप उसको चलते हुए देख के आप बता सकते हो भैया ये तो लड़का जो है इसकी स्पीड अच्छी होगी। तो ये पहचान करना इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस क्या है, टेस्टिंग करो आप। टेस्टिंग का मतलब आप टेस्ट अप्लाई करो, आपने आफ्टर टेस्ट सभी के ऊपर लगाया, उनके सबके जो मेजरमेंट्स थी उनको इवेल्युएट किया और आपने फाइंड किया कि भैया ये अच्छे जो हैं हमारी गेम के हिसाब से ये बेटर है। ऑब्जर्व किया, कई कोचेज मैं जानता हूँ जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही एथलीट की मूवमेंट देख के, बच्चों की मूवमेंट देख के बता देते हैं कि ये एथलीट अच्छा करेगा और या फिर ये एथलीट थोड़ा कम है। डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उनका रिकॉर्ड जो है वो रखिए। और लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग, लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग क्या है, आज आपने टेस्ट लिया, उस बाद आपने ट्रेनिंग करवाई 1 महीना 2 महीना, फिर दोबारा टेस्ट लिया, फिर आप देख पा रहे हो कि किसकी इंप्रूवमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। दिस इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। आजकल एग्जाम्स में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एक और जो चीज आ रही है, दैट इज टैलेंट प्रिडिक्शन। टैलेंट प्रिडिक्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा, असेसमेंट एंड एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु आर लाइकली टू एक्सेल इन स्पेसिफिक रोल्स एंड टास्क। एक बार हिंदी में हम इसको पढ़ लेते हैं। टैलेंट प्रिडिक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा, आंकलन और विश्लेषण का उपयोग करके यह पता लगाया जाता है कि कौन से व्यक्ति किसी विशेष भूमिका या कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। थोड़ा सा मिलता जुलता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन टैलेंट प्रिडिक्शन क्या है कि आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि ये 4 साल बाद या 8 साल बाद या 12 साल बाद की ये वाला, ये जो एथलीट है, ये ओलंपिक खेलेगा या ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। तो ये प्रिडिक्ट कर दिया आपने। प्रिडिक्शन का मतलब है कि आपने पहले से ही एक फ्यूचर प्रिडिक्शन दे दी, है ना। फ्यूचर में क्या होगा ये आप आज ही बता पा रहे हो, और किस बेस पे बता रहे हो, आप डेटा देख रहे हो कि आप, कि भाई ये जो स्टूडेंट था पहले ऐसे था, इसने 2 महीने में इसको वर्कआउट करवाया, इसने ये प्रोग्रेस की। तो इस प्रोग्रेस को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, असेसमेंट को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जब 4 साल बाद या 8 साल बाद या 12 साल बाद इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि ओलंपिक्स के मेडल टैली में इसका नाम आ जाएगा। तो दिस इज टैलेंट प्रिडिक्शन। तो हमारा जो आज का यूनिट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, ऑलमोस्ट इसके साथ हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि बिल्कुल इसके चांसेस, हाई चांसेस हैं कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमसे छूट गया हो। हालांकि हमने कोशिश की है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ना छूटे।
और अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसे मैंने डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, तो भी आप उसे कंसेप्ट उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप उसको पूछ सकते हैं। और जो ये चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नोट्स या अपडेट्स चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल, इसका नाम है फिजिकल एजुकेशन विद कुशल, इसको भी इसको भी फॉलो कर सकते हैं चैनल को। इस चैनल का, इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और पिन्ड कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा कि कहाँ किस तरह कोई भी नई हमारे मान लीजिए रिक्रूटमेंट निकल रही है या यूजीसी नेट के फॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं, किसी चीज का रिजल्ट आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड इनफैक्ट ये जो नोट आपने अभी आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, ये नोट्स भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ। तो आप ये नोट्स भी अब वहां से पढ़ आपको मिल सकते हैं। आपको कोई एग्जाम है तो इन नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जल्दी दोबारा मिलेंगे किसी नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।